आपको पढ़ा रहे थे हेलो एल्केन्स के भौतिक गुण पढ़ा रहे थे। टॉपिक है अपना हेलो एल्केन्स के भौतिक गुण। हेलो एल्केन्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें पहली प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं आपको भौतिक अवस्था। उसे कहते हैं फिजिकल स्टेट। क्या कहते हैं? फिजिकल स्टेट। देखिए भौतिक अवस्था में क्या होता है, जैसे CH3Cl है, CH3Br है, CH3I है, या फिर C2H5Br है, C2H5Cl है आदि। ये सभी जितने भी एल्किल हैलाइड्स होते हैं वो कंपनी के ताप पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। और C18 तक के जो सदस्य होते हैं वो द्रवावस्था में पाए जाते हैं, और इससे ऊपर के जो सदस्य होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। दोबारा से सुनिए, फिजिकल स्टेट की बात कर रहा हूं यहाँ पे आपसे। CH3Cl, CH3Br, CH3I, C2H5, Cl, C2H5Br आदि एल्किल हैलाइड होते हैं। आदि एल्किल हैलाइड कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। कैसी अवस्था में पाए जाते हैं? गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। और C18 तक के जो सदस्य होते हैं, C18 तक के सदस्य वो द्रवावस्था में पाए जाते हैं। और इससे ऊपर के जो सदस्य होते हैं, इससे उच्चतर सदस्य जो होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। दोबारा से सुन लीजिए, CH3Cl है, CH3Br है, CH3I है, C2H5Cl है, C2H5Br है आदि एल्किल हैलाइड होते हैं वो कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। और C18 तक के जो सदस्य होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। इससे उच्चतर सदस्य जो होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले भौतिक गुण के बारे में, इसका नाम है क्वथनांक। क्या है? क्वथनांक। इसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। देखिए सामान्यतः RX यानी एल्किल हैलाइड के जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वे एल्केन की तुलना में कैसे होते हैं? अधिक होते हैं, क्योंकि अणुभार के कारण के बॉन्डर बलों के परिणाम जो होते हैं वो बढ़ जाता है, जिसके कारण RX बंध में क्या बढ़ जाती है? ध्रुवीयता बढ़ जाती है, और इनके Vp के मान क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। देखिए एल्किल हैलाइड के जो क्वथनांक होते हैं, RX के जो क्वथनांक होते हैं, RX के क्वथनांक होते हैं एल्केन से ज्यादा होते हैं, एल्केन से अधिक होते हैं। एल्केन से कैसे होते हैं? अधिक होते हैं, क्योंकि अणुभार अधिक होने से बॉन्डर बल जो होते हैं, वंडर बल बलों के परिणाम, वंडर बल बलों के परिमाण अधिक हो जाते हैं, अधिक हो जाते
क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। जैसे क्वथनांक का मान बढ़ जाता है, क्वथनांक के मान में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। एल्केन हैलाइड के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, जो क्वथनांक होते हैं, वे एल्केन से कैसे होते हैं, अधिक होते हैं, क्योंकि अणुभार अधिक होने से बॉन्ड वॉल दोनों के जो परिमाण होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, अधिक हो जाते हैं, जिससे इनके बॉइलिंग पॉइंट के मान भी कैसे हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और हमने आपको बताया था कि क्वथनांक जो होता है, क्वथनांक जो होता है अणुभार के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्वथनांक जो होता है अणुभार के क्या होता है, समानुपाती। जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है वैसे वैसे क्वथनांक के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे CH3F है, एग्जांपल देखिए, CH3F है, CH3Cl है, CH3Br है और CH3 क्या है, I है। CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3L, इनको देखिए आप, इनमें सबसे अधिक क्वथनांक किसका होता है, CH3 है, क्योंकि इसका अनुपात कैसा होता है, अधिक। इससे कम इसका होता है, इससे कम इसका होता है, सबसे कम होता है CH3F का। ठीक है ना। तो जैसे जैसे अनुपात बढ़ता है, सबसे अधिक अनुपात इसका है CH3 का, उससे कम किसका है, CH3Br का, उससे कम किसका है, CH3Cl का, और सबसे कम किसका है, CH3F। तो जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, जैसे जैसे अनुपात बढ़ता है, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो क्वथनांक समानुपाती होता है किसके, अणुभार के। और क्वथनांक जो होता है, दूसरा पॉइंट देंगे, क्वथनांक जो होता है वह समानुपाती होता है हेलोजन की संख्या के। क्वथनांक समानुपाती किसको होता है, हेलोजन की संख्या के। जैसे जैसे हेलोजन की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्वथनांक के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे आपको एक एग्जांपल समझाएं, जैसे CH3Br, ठीक है ना, उसके बाद CH2Br2 है, उसके बाद एग्जांपल है CHBr3 है। यहाँ पे मैंने लिखा है क्वथनांक जो होता है, जो प्रोपोर्शन होता है किसके, नंबर ऑफ हेलोजेंस के, हेलोजन की संख्या के। एक एग्जांपल दिया है CH3Br, CH2Br2 और CHBr2। इसका नाम है क्या, मेथिल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या है, डाइब्रोमोमेथेन। इसका नाम क्या है, ट्राइब्रोमोमेथेन। तो ऊपर लिखा हुआ है क्वथनांक प्रोपोर्शन किसके हैं, हेलोजन की संख्या के। जैसे जैसे हेलोजन की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट का मान भी कैसा होता है, अधिक हो जाता है। तो सबसे अधिक हेलोजन कहाँ है, यहाँ पर है, उससे कम हेलोजन यहाँ पर है, और सबसे कम हेलोजन यहाँ पर है। तो सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, CHBr3 का, उससे कम किसका होगा, CH2Br2 का, सबसे कम किसका होगा, CH3Br का। तो इस प्रकार से जो क्वथनांक होता है नंबर ऑफ हेलोजन के क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है। क्या होता है, प्रोपोर्शन। तीसरा पॉइंट देंगे, क्वथनांक जो होता है वह सापेक्ष श्रृंखला के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वथनांक व्युत्क्रमानुपाती होता है सापेक्ष श्रृंखला के। देखिए भाई, क्वथनांक जो होता है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है सापेक्ष श्रृंखला के। इसमें होता क्या है, देखिए Rx में जैसे सापेक्ष श्रृंखला होती है, जैसे जैसे कोई भी कार्बनिक यौगिक है उसमें जैसे श्रृंखला बढ़ती जाती है तो अणु की आकृति कैसे हो जाती है, गोली हो जाती है। और जैसे जैसे अणु की आकृति गोली होती है उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण क्वथनांक के मान में क्या आती है, कमी आ जाती है। तो जैसे जैसे कोई भी कार्बनिक यौगिक है उसमें श्रृंखला बढ़ती जाती है तो अणु की आकृति गोलीय हो जाती है। अणु की आकृति गोलीय होने के कारण उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो कम हो जाता है और वॉन डेर वाल्स का परिमाण भी कम हो जाता है, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट के मान में भी क्या रहती है, कमी हो जाती है। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल समझाते हैं, जैसे N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये एग्जांपल लेते हैं, N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड।
एन ब्यूटिल ब्रोमाइड यानी CH3 CH2 और ये हो गया Br। उसके बाद है आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड CH3 CH, ये हो गया CH3 CH2 और हो गया Br। ये एन ब्यूटिल ब्रोमाइड है, वो क्या आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड, ठीक है ना। उसके बाद ट्रिप्लेट ब्यूटिल ब्रोमाइड CH3 CH3 ये हो गया Br, ठीक है ना भाई। देखिए ये है एन ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये है आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड, ये है ट्रिप्लेट ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसमें होता क्या, मैंने आपको बताया था कि एल्किल हैलाइड में क्वथनांक असाकित एल्किल हैलाइड की तुलना में कम होता है, क्योंकि शाखा बढ़ने पर अणु की आकृति गोली हो जाती है, बॉन्डर होने का परिमाण कम हो जाता है। मैंने अभी आपको बात बोली थी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इस बात को। क्वथनांक जो होता है विद्यमानुपातिक होता है शाखित श्रृंखला के, ठीक है ना। यानी कि समागमी एल्किल हैलाइड में देखिए, देख लो नोट डाल के नेक्स्ट चीज लिख रहा हूं। समागमी एल्किल हैलाइड में बॉइलिंग पॉइंट असाकित एल्किल हैलाइड की तुलना में असाकित एल्किल हैलाइड की तुलना में कम होते हैं, क्योंकि शाखा बढ़ने पर अणु की आकृति गोलीय हो जाती है। अणु की आकृति क्या हो जाती है, गोलीय हो जाती है, जिसके फलस्वरूप वॉन डेर वाल बलों का परिमाण कम हो जाता है। वॉन डेर वाल बलों का परिमाण कम हो जाता है, ठीक है, और इनके बीपी कम हो जाते हैं। और इनके बीपी कम हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, पहला है एन ब्यूटिल ब्रोमाइड, एग्जांपल लिया एन ब्यूटिल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड और ट्रिप्लेट ब्यूटिल ब्रोमाइड। ये है आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड, और ये है ट्रिप्लेट ब्यूटिल ब्रोमाइड। ट्रिप्लेट ब्यूटिल ब्रोमाइड इसमें क्या होता है, देखिए ऊपर लिख दिया गया है, क्वथनांक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है शाखित श्रृंखला के। जैसे जैसे श्रृंखला बढ़ती है, यहाँ पे देखिए श्रृंखला बढ़ रही है, यहाँ पे और बढ़ रही है। जैसे श्रृंखला बढ़ती है, अणु की आकृति कैसी हो जाती है, गोली हो जाती है। अणु की आकृति कैसी हो जाती है, गोली है, जिसके फलस्वरूप वॉन डेर वाल बलों का परिमाण कम हो जाता है और इनके बीपी के मान कैसे हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसमें देखिए ये असाकित है, ये साकित है, ये और भी ज्यादा साकित है। तो जैसे श्रृंखला बढ़ती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट का मान कम होता है। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है,
टेट्राहेड्रल ब्रोमाइड का, उससे अधिक किसका है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड का, सबसे अधिक किसका है एन-ब्यूटाइल ब्रोमाइड का। ठीक है ना। तो क्वथनांक जो होता है, तो क्वथनांक विद्यमानवाद होता है किसके साथ श्रृंखला के। ठीक है भाई। तो क्वथनांक जो विद्यमानवाद होता है साथ श्रृंखला के, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है ना। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी हम मिलाने जा रहे हैं डेंसिटी घनत्व, इसको मैं मिलाने जा रहा हूं भाई। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है घनत्व। डेंसिटी में क्या होता है एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड जो होते हैं उनके घनत्व जल से अधिक होते हैं, जबकि एल्किल फ्लोराइड और एल्किल क्लोराइड के घनत्व जल से कम होते हैं। यहां पे लिख रहा हूं मैं एल्किल ब्रोमाइड और तथा एल्किल आयोडाइड आरबीआर और आरआई के घनत्व जल से अधिक होते हैं, के घनत्व जल से अधिक होते हैं, जल से अधिक होते हैं। ठीक है ना। जबकि आरएफ और आरसीएल, जबकि आरएफ और आरसीएल के घनत्व जल से कम होते हैं। वैसे कैसे होते हैं कम होते हैं। इसमें नोट करके एक बात लिखा हूं मैंने, जो पॉलीक्लोरोविथन होते हैं जल की तुलना में भारी होते हैं। पॉलीक्लोरोविथन जल की तुलना में भारी होते हैं, जल की तुलना में कैसे होते हैं भारी होते हैं। सामान्यतः कार्बन परमाणु की संख्या, सामान्यतः कार्बन परमाणु की संख्या सामान्यतः कार्बन परमाणु की संख्या हाइड्रोजन परमाणु की संख्या तथा हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान बढ़ने से, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या और हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान बढ़ने से और हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान बढ़ने से द्रव्यमान बढ़ने से, ठीक है ना भाई, द्रव्यमान बढ़ने से घनत्व भी बढ़ जाता है, घनत्व भी बढ़ता जाता है, घनत्व भी बढ़ता जाता है। दोबारा सुनिए, आरपीआर और आरआई, आरपीआर और आरआई के घनत्व जल से अधिक होते हैं, जबकि आरएफ और आरसीएल के घनत्व जल से कम होते हैं। मुख्य इसमें नोट लिखा है मैंने, पॉलीक्लोरोविथन जल से तुलना में भारी होते हैं। सामान्यतः कार्बन परमाणु संख्या हाइड्रोजन परमाणु संख्या तथा हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान बढ़ने से घनत्व भी इनका बढ़ता जाता है। ठीक है भाई, ये होगी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जन्म विलेयता। नेक्स्ट है जन्म विलेयता। जन्म विलेयता इसे कहते हैं अमन घुलनशीलता। इसमें क्या होता है, एल्किल हैलाइड होते हैं, ठीक है ना, एल्किल हैलाइड होते हैं वो जल में अम्लीय आंशिक विलय होते हैं, जबकि कार्बनिक विलायक जैसे ईथर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर अल्कोहल है या फिर बेंजीन है या कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि में क्या होते हैं विलय होते हैं। इसमें लिख रहा हूं मैं RX जल में अघुलनशील होते हैं,
घुलनशील या आंशिक घुलनशील होते हैं। आंशिक घुलनशील होते हैं, जबकि ये कार्बनिक विलायक जो होते हैं जैसे कार्बनिक विलायक कौन से होते हैं, जैसे ईथर है, ROH है, ईथर है, ROH है, C6H6 है, CCl और आदि में घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि RX में एल्किल हैलाइड में H1 बनाने की क्षमता नहीं होती है, नहीं होती है। एल्किल हैलाइड में H1 बनाने की क्षमता नहीं होती है। ये हो गया इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी हुई। अगली प्रॉपर्टी देखिए, कलर, रंग के बारे में बात करते हैं। कलर के बारे में बात करते हैं। कलर के बारे में बात करते हैं। सामान्यतः एल्किल हैलाइड होते हैं रंगीन होते हैं, रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। रंगहीन होते हैं, लेकिन RI तथा RBr प्रकाश की उपस्थिति में, लेकिन RI तथा RBr, लेकिन RI तथा RBr प्रकाश की उपस्थिति में RBr प्रकाश की उपस्थिति में 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 अपघटित होकर रंगीन दिखाई देते हैं। रंगीन दिखाई देते हैं। लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है ज्वलनशीलता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ज्वलनशीलता। ज्वलनशीलता में क्या होता है? सुनिए, एल्किल हैलाइड होते हैं कॉपर धातु के साथ ज्वाला, ज्वाला में हरी और नीली ज्वाला कैसे जलते हैं? एल्किल हैलाइड कॉपर धातु के साथ, कॉपर धातु के साथ ज्वाला में हरी तथा नीली ज्वाला कैसे जलते हैं? कॉपर धातु का ज्वाला में हरी तथा नीली, हरी तथा
विधि ज्वाला के साथ जलते हैं, जिसे वैलेस्टिक प्रेशर कहते हैं, जिसे वैलेस्टिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है भाई, इसे क्या कहते हैं? वैलेस्टिक प्रेशर कहते हैं। ये हो गया इसके भौतिक गुण। नेक्स्ट हम बात करते हैं रासायनिक गुण और रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। ठीक है भाई, एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण। रासायनिक अभिक्रिया एल्किल हैलाइडों की रासायनिक गुण और रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, एल्किल हैलाइडों की रासायनिक अभिक्रिया जो होती है 4 प्रकार की होती है। एल्किल हैलाइडों की रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। इसमें पहली होती है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहली है एक अणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दूसरी होती है द्विअणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद दूसरी अभिक्रिया है विलोपन अभिक्रिया या निराकरण अभिक्रिया, जिसमें एक नियम पढ़ते हैं अपन सेट-जेफ का नियम या जेट-सेट का नियम। तीसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे धातु के साथ अभिक्रिया में। पहली अभिक्रिया पढ़ेंगे मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे सोडियम के साथ अभिक्रिया और तीसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे यहाँ पे हम किसके साथ अभिक्रिया? जिंक के साथ अभिक्रिया। और चौथी अभिक्रिया पढ़ेंगे हम यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया। ये 4 प्रकार की अभिक्रिया दर्शाते हैं। पहली है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक होती है SN1 और एक होती है SN2। एक होती है एक अणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दूसरी होती है द्विअणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया होती है यहाँ पे विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया को हम निराकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निराकरण अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया जो है उसे हम विलोपन या निराकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विलोपन या निराकरण अभिक्रिया। इसमें एक नियम पढ़ते हैं अपन सेट-जेफ का नियम। सेट-जेफ का नियम, सेट-जेफ नियम पढ़ेंगे इसमें अपन। ठीक है ना भाई? सेट-जेफ नियम कह सकते हैं, इसको जेट-सेफ नियम भी कहते हैं। तीसरी अभिक्रिया होती है धातु के साथ अभिक्रिया। धातु के साथ अभिक्रिया होती है वो इसमें 3 प्रकार की अभिक्रिया पढ़ेंगे हम। पहली पढ़ेंगे मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया, Mg के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे। दूसरी पढ़ेंगे सोडियम के साथ, इसके साथ सोडियम के साथ। इसमें 3 अभिक्रिया पढ़ते हैं। पहली है Mg के साथ, दूसरी है Na के साथ और तीसरी है जिंक के साथ। 3 प्रकार के अभिक्रिया पढ़ेंगे, मैग्नीशियम के साथ, सोडियम के साथ और जिंक के साथ। और चौथी अभिक्रिया पढ़ेंगे यहाँ पे हम अपचयन अभिक्रिया।
तो ये 4 प्रकार की अभिक्रिया यहाँ पे हमें पढ़नी है, ठीक है ना भाई। इन 4 अभिक्रियाओं को यहाँ पे हम क्या करेंगे, अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए अभी आप उसके बाद में एक को पढ़ाते हैं इनको, इसमें देखिए इनको अभी आप, उसके बाद इनका एक एक का हम बताएंगे इसमें होता क्या है। पहले देखिए चारों को देखिए, इसके बाद देखिए नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ा रहे हैं। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुई है, क्या होती है। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया पहली है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सुनिए, ये अभिक्रिया जो होती है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड में एक बॉन्ड होता है CH1। इस अभिक्रिया में CH1 की ध्रुवीय वृद्धि के कारण, इस अभिक्रिया में CH1 की ध्रुवीय प्रकृति के कारण इस अभिक्रिया में CH1 की ध्रुवीय प्रकृति के कारण जो हाइड्रोजन परमाणु होता है S परमाणु पर आंशिक रूप से ऋणावेश रहता है, तथा कार्बन परमाणु पर आंशिक रूप से धनावेश आ जाता है, धनावेश आ जाता है। क्या जाता है भाई, धनावेश आ जाता है। और हाइड्रोजन का स्थान कोई भी, ठीक है ना, और हाइड्रोजन का स्थान कोई भी नाभिक स्नेह अभिक्रिया को प्राप्त कर लेता है। हाइड्रोजन का स्थान कोई भी नाभिक स्नेही अभिकर्मक, जिसे हम NU माइनस रखते हैं, प्राप्त कर लेता है। जैसे रिएक्शन देखिए RCH2X है, RCH2X एल्किल हैलाइड क्या है, एल्किल हैलाइड। इसकी रिएक्शन कराते हैं अपन NU के साथ। NU यहाँ पे कोई भी नाभिक स्नेह अभिक्रमक है, NU का मतलब यहाँ पे कोई भी नाभिक स्नेह हो सकता है, OH माइनस हो सकता है, NO2 हो सकता है, Cl माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए ये इसमें CH1 में क्या होती है, ध्रुवीय प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। इसमें CH1 में ध्रुवीय प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। X परमाणु पर आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाता है और C परमाणु पर आंशिक रूप से क्या जाता है, धनावेश। और ये हाइड्रोजन यहाँ से हटता है, हाइड्रोजन का स्थान कोई भी नाभिक स्नेह अभिक्रमक प्राप्त कर लेता है। तो प्राप्त होता है RCH2NU प्लस X माइनस। ये X माइनस मान निकल जाता है, जिसे हम अवशिष्ट समूह कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं अपन, अवशिष्ट समूह कहते हैं। क्या कहलाता है, अवशिष्ट समूह जो निकल जाता है बाहर। ये कहलाता है अवशिष्ट समूह। क्या कहलाता है, अवशिष्ट समूह कहलाता है, जो कि बाहर निकल जाता है। दोबारा सुनिए, RCH2 से क्रिया करवा रहे हैं NU माइनस के साथ। NU माइनस कोई भी यहाँ पे नाभिक स्नेह अभिक्रमक है, इसकी क्रिया करवाई
ये x हट जाता है यहाँ से, n अपना स्थान प्राप्त होता है 8CH2NU और प्लस में x माइनस निकल जाता है बाहर। इसको कहते हैं अवशिष्ट समूह। क्या कहते हैं? अवशिष्ट समूह, क्योंकि ये समूह जो होता है बाहर निकल जाता है, जिसे हम अवशिष्ट का नाम दे रहे हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, ये अभिक्रिया होती है दो प्रकार की होती है, ये दो प्रकार की होती है। पहली होती है एक अणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरी होती है द्विअणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहली कौन सी होती है? एक अणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो लिख रहा हूं मैं, एक अणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दूसरी होती है द्विअणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसे कहते हैं क्या? SN2। क्या कहते हैं? SN2। यहाँ पहले अभिक्रिया का अध्ययन करने वाले हैं हम एक अणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक अणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसे कहते हैं SN1। ये अभिक्रिया होती है मुख्य रूप से तृतीयक हल के लेलड़ के द्वारा संपन्न होती है। हालांकि LLLR और LLL के लेलड़ के द्वारा संपन्न हो सकती है। ये अभिक्रिया प्रथम कोटि की होती है, क्योंकि इसमें अभिक्रिया का जो वेग होता है, अभिक्रिया की दर होती है, वह अभिकारक की सांद्रता पर ही निर्भर करती है, ना कि आक्रमणकारी नाभिक स्नेह की सांद्रता पर। यानी अभिक्रिया का जो वेग होता है, अभिक्रिया की जो दर होती है, वह समानुपाती होती है अभिकारक की सांद्रता के। यह अभिक्रिया जो होती है दो पदों में होती है, प्रथम पद और द्वितीय पद। पहला जो पद होता है इसमें हमें मध्यवर्ती के रूप में कार्बोनियम या कार्बोकेटायन प्राप्त होता है, और यह पद धीमी गति से होता है, उत्क्रमणीय होता है। कैसा होता है? उत्क्रमणीय, जो कि वेग निर्धारण पद कहलाता है। और दूसरा पद जो होता है उसमें जो प्रबल नाभिक स्नेही होता है वह आगे से आक्रमण करता है और स्थायी उत्पाद की प्राप्ति होती है। यह पद तीव्र गति से होता है, नॉन रिवर्सिबल होता है, उत्क्रमणीय होता है और स्वतः प्रक्रम संपन्न होता है। तो ये अभिक्रिया दो पदों में होती है, प्रथम पद और द्वितीय पद। पहला पद जो होता है उसमें कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन बनने के पश्चात ये पद जो होता है थोड़ा स्लो स्पीड से होता है, रिवर्सिबल होता है और वेग निर्धारक पद होता है। कैसा होता है? उत्क्रमणीय पद होता है, वेग निर्धारक पद होता है। जबकि दूसरे पद में नाभिक स्नेही जो होता है आक्रमण करता है और वह पद थोड़ा स्पीड होता है, फास्ट गति से होता है, तेजी से होता है और वह नॉन रिवर्सिबल पद होता है और एक स्वतः प्रक्रम होता है। एक अनुक्रमण पद होता है, स्वतः प्रक्रम होता है। ठीक है ना भाई? इसमें देखिए, इसमें अभिक्रिया का जो वेग होता है वह अभिकारक की सांद्रता पर क्या करता है? निर्भर करता है। मुख्य रूप से अभिक्रिया जो होती है तृतीयक एल्किल हैलाइड के द्वारा क्या होती है? संपन्न होती है। तृतीयक एल्किल हैलाइड ही सब क्रियाओं को क्या करते हैं? संपन्न करते हैं। या फिर यह अभिक्रिया किसी एल्किल हैलाइड के द्वारा हो सकती है या फिर एल्किल एल्किल हैलाइड के द्वारा भी हो सकती है। और अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया का जो वेग होता है, अभिक्रिया की दर जो होती है वह अभिकारक की सांद्रता पर ही निर्भर करती है, ना कि आक्रमणकारी नाभिक स्नेह की सांद्रता पर। ठीक है? और ये मैंने आपको बताया था, ये दो पदों में अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। देखिए भाई, कितने पदों में होती है? दो पदों में होती है। इसमें कहते हैं प्रथम पद और कौन सा पद? तृतीय पद।